दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है ज़िंदगी का सफ़र। मनमोहन और अभय दोनों बचपन के साथी थे। प्राइमरी पाठशाला से लेकर हाई स्कूल तक दोनों ने साथ साथ पढ़ा था। अब साथ साथ ही दोनों कॉलेज में आए थे। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी, परंतु साथ ही साथ विचार विभिन्नता भी काफ़ी मात्रा में थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न था। मनमोहन पूर्व तो अभय पश्चिम। मनमोहन अपने नाम के अनुरूप ही मनमोहक था। स्वभाव से वह उदार, शाह खर्च, प्रेमी, मिलनसार और कुछ कुछ अभिमानी था। रुपयों का उसके पास कोई मूल्य नहीं था। जिस दिन उसके पास मनी ऑर्डर आता, उस दिन से लगातार वह तब तक खर्चा करता जब तक उसके रुपए पूरे ख़त्म ना हो जाते। वह बराबर दोस्तों की खातिर तवज्जो में पैसे उड़ाया करता था और बहुत सा रुपया व्यर्थ उठ जाता। उसे इसकी याद ही ना रहती कि कॉलेज की फ़ीस भी देनी है अथवा और भी 10 खर्चे हैं जो महीने भर तक लगे रहेंगे। दूसरे विद्यार्थियों से दूने रुपए पास आने पर भी उसके ऊपर हर महीने होटल वाले और पान वाले की उधारी चढ़ी रहती थी। उसके साथ उठने बैठने वाले यार दोस्त उसके पैसों से ऐश करते थे और उन लड़कों में से एक भी ऐसा न था जिस पर मनमोहन ने कुछ न कुछ कभी न कभी खर्च ना किया हो। इसके विपरीत अभय मितभाषी, संयमी, कम खर्च वाला और सीधे स्वभाव का युवक था। वह बोलता कम लेकिन अनुभव अधिक करता था। फूंक फूंक कर पैर रखने की उसकी आदत थी। उसके पास इन्हीं गिने पैसे आते थे जिनसे उसे पूरा खर्च चलाना पड़ता था। किसी का एक पैसा भी उस पर उधार ना था और ना कभी रहता था। 1000 तकलीफ में होने पर भी वह एक पैसा उधार ना लेता था। उसके मित्रों की संख्या भी सीमित थी। बीए पास होने पर दोनों को भविष्य की चिंता थी। अंत में 2 वर्ष तक और साथ रहेंगे इस आस के सहारे एक दिन दोनों ने लॉ कॉलेज में नाम लिखवाया। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर सेन की लड़की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गणित में वह कुछ कमज़ोर थी। एक ट्यूटर की सख्त आवश्यकता थी उसे पढ़ाने के लिए। अभय गणित का एक मेधावी विद्यार्थी रह चुका था, अतएव उसे यह ट्यूशन मिल गई। कुछ समय बाद उसे 2 और विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने को मिल गए। उसे 40 रुपये माहवार मिलने लगे। प्रोफेसर सेन की पत्नी क्रिश्चियन थी। पति पत्नी दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। प्रोफेसर सेन बंगाली हिंदू ही रहे। वे मूर्ति पूजा करके रोज़ नियम से कृष्ण की उपासना करते और उनकी पत्नी इतवार को गिरजे जाती थी। उनकी लड़की रीना का झुकाव हिंदू धर्म की ओर था। माँ उसे रोज़ी और पिता रीना कहकर बुलाते थे। रीना पिता की तरह मूर्ति की उपासना करती थी और उसके 2 छोटे भाई माँ के साथ गिरजे जाते थे। रीना का झुकाव हिंदू धर्म की ओर देखकर उसकी माँ पराये कुपित रहती थी। उसे गंवार, बेवकूफ़ इत्यादि संबोधन से पुकारा करती थी। माँ बेटी में बहुत अंतर था। माँ साया पहनती तो बेटी साड़ी। माँ के बाल अगर जी ढंग के कटे थे तो मीरा के बाल लंबे लंबे लहराया करते थे। माँ उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। रीना जब कभी बाहर निकलती थी तो पिता के साथ। माँ के साथ वह कहीं भी नहीं जाती थी। पूर्ण रूप से वह हिंदू थी। रीना अपने मास्टर से गणित के अलावा उनके धर्म, संस्कृति और आचार व्यवहार की बहुत सारी बातें पूछती और उन्हीं के अनुसार अपने दैनिक जीवन को बनाकर आदर्श हिंदू रमणी कहलाने का मधुर स्वप्न देखा करती थी। ईसाई माँ की बेटी होकर भी हिंदू धर्म के प्रति रीना की आसक्ति और श्रद्धा देखकर अभय किस दिन से उसे चाहने लगा, किस दिन चुपके ही चुपके वह उसे पसंद करने लगा। इस भोली भाली नन्ही सी पवित्र आत्मा ने अभय के हृदय में अपने लिए स्थान बना लिया था। अभय ने यह कभी न जाना और ना ही जानने का उसने प्रयत्न किया। गुरु और शिष्या के भाव से ही वह एक दूसरे को देखते थे, किंतु इस जिज्ञासु बालिका के प्रति
अभय के हृदय में जो आदर और स्नेह के भाव अंकुरित हो गए थे उन्हें वह छिपा ना सकता था। प्राय मनमोहन से एकांत में बात करते समय इस परिवार की चर्चा हो उठती और इस बातचीत के अंदर से चतुर मनमोहन यह तथ्य निकाल लेता कि अपनी शिष्या के प्रति अभय ऊंचे और प्रेम के भाव रखता है। धीरे धीरे मनमोहन के हृदय में इस लड़की को एक बार देखने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी। पहले तो उसने इस इच्छा को दबाने का प्रयत्न किया, फिर उसने सोचा कि एक बार देखने या मिलने में कोई पाप तो है नहीं। उसने अपनी इच्छा अभय पर प्रकट की। दोनों मित्रों की राय थी कि देखने लायक वस्तु को देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर्ज न देखने में ही था। शाम को जब अभय पढ़ाने जा रहा था तब मनमोहन ने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की और वह साथ चल लिया। प्रोफेसर सेन कहीं गए हुए थे। बाहरी बरामदे में मिसेस सेन से इन लोगों की मुलाकात हुई। अभय परिचय करा रहा था। उसी समय रीना भी वहां आ पहुंची। कुछ गर्व के साथ उसने कहा, आप श्री रीना देवी हैं जिन्हें मैं गणित पढ़ाता हूँ। रीना चुप खड़ी रही। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बात करने में संकोच हो रहा था। मिसेस सेन ने पुत्री की ओर देखते हुए गुस्से के स्वर में कहा, रोजी, मिस्टर मनमोहन से शेक हैंड करो। साधारण शिष्टाचार का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। एक क्षण माता की ओर देखकर रीना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आनंद से कहा, नमस्ते। नमस्ते उत्तर मिला। क्षणभर रीना ने मनमोहन को देखा और अपनी अध्ययनशाला की ओर बढ़ गई। अभय के चले जाने के पश्चात मनमोहन और मिसेस सेन में वार्तालाप होने लगा। 1 घंटे के बाद रीना को पढ़ाकर अभय बरामदे में आया तो उसने देखा मनमोहन और मिसेस सेन इस प्रकार घुल मिलकर बातें कर रहे हैं मानो बरसों से एक दूसरे से परिचित हैं। वैसे मनमोहन का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वह किसी भी लोगों से जल्दी ही हिल मिल जाता था। विशेषकर स्त्रियां तो उसके प्रभाव में बहुत ही जल्दी आ जाती थीं। वह स्त्रियों के प्रति इतना आदर, इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान प्रदर्शित करता कि पहली मुलाकात में ही हर एक मिलने जुलने वाली स्त्री उसे आदर्श पुरुष की श्रेणी में स्थान दे देती थी। इन पिछले 6 महीनों में अभय और मिसेस सेन में सिवाय नमस्ते के और किसी शब्द का विनिमय न हुआ था, पर मनमोहन ने एक ही दिन में अपना प्रभाव इतना अधिक कर लिया कि जब दोनों उठकर चलने लगे तब मिसेस सेन ने उसे दूसरे दिन आमंत्रित किया। मनमोहन ने गर्व भरी आंखों से अभय को देखा। अभय मुस्कुरा दिया। कुछ दूर तक आने पर मनमोहन अभय से बोला, मूर्खराज, 6 महीने तक आकर भी तुम मास्टर के मास्टर ही रहे और बंदे ने एक ही दिन में मित्रता का नाता जोड़ भी लिया। बधाई देता हूँ तुम्हें। मैं तो मास्टर की सीमा से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। अभय ने हंसकर झूठ मूठ कह दिया। सीमा के आगे बढ़ने के लिए जौहर चाहिए। उसके दोस्त ने कहा, जौहर क्या समझे? उस जौहर की ना तो मुझे आवश्यकता है और ना कभी आ ही सकेगा। दृढ़ निश्चय से हंसते हुए अभय ने उत्तर दिया। रीना मैट्रिक पास हो गई। अब पिता की इच्छानुसार अभय से संस्कृत पढ़ने लगी। मनमोहन भी सेन परिवार का एक व्यक्ति सा हो गया है। अभय का अधिक समय इस परिवार के साथ ही बीतता है। परिवार के छोटे से लेकर बड़े तक का यह प्रेम मात्र हो गया है। बिना पढ़ाए भी प्रोफेसर सेन के यहाँ अभय का अधिकांश समय बीतता है। मिस्टर सेन का अभय पर बहुत ही ज़्यादा स्नेह है। वे उसे अपने पास बुलाकर उससे बातें करते हैं। कभी कभी उनके हृदय का गहरा विषाद और असंतोष एक दीर्घ निर्विश्वास के साथ बाहर निकल पड़ने को मचल उठता है। रीना की प्रशंसा बहुत करते हैं और साथ ही उसके भविष्य की चिंता में एक गहरी सांस भी छूट जाती है। बात ही बात में एक दिन उन्होंने रीना के विवाह के बारे में कहा। तुम जानते हो अभय, रीना की माँ क्रिश्चियन है।
किंतु मेरी लड़की रीना नहीं। मैं रीना का विवाह करना चाहता हूँ। लड़का पढ़ा लिखा, ऊंचे विचार वाला, स्वस्थ और सुंदर हो। धन की मुझे कभी भी परवाह नहीं। मेरे पास यथेष्ट संपत्ति है, जिसमें से आधी मैं अपनी लड़की को दूंगा। प्रोफेसर सेन की आंतरिक इच्छा अभय से ही रीना का विवाह करने की थी। इस प्रकार परोक्ष रूप से प्रस्ताव करके उन्होंने अभय के हृदय की था लेनी चाहिए। अभय ने सरलतापूर्वक विश्वास दिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। रीना के लिए मैं 2-3 दिन में ही आपकी इच्छानुसार सुयोग्य वर ढूंढकर आपको बता दूंगा। अभय विचारों में डूबता उतरता चला जा रहा था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं रीना से विवाह कर लेगा। वह रीना को अच्छी तरह जानता था और इसे यह भी भान होता था कि वह और रीना दोनों एक दूसरे के अत्यधिक निकट आते जा रहे हैं। उसने सोचा, मुझे रीना के समान अच्छी लड़की शायद ही मिले। रही बूढ़ी माँ की बात, तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा। निश्चय पक्का हो गया। रात को मनमोहन देर से लौटा। अभय सो गया था। उस दिन सवेरे से ही कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि दोनों अलग अलग हुए तो शाम को ही मिले, वो भी मिसेस सेन के मकान पर। जब अभय रीना को पढ़ाने लगा तब उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। वह आज रीना को और ही भाव से देख रहा था। प्राय वह सोच में डूबा सा रहता और रीना के कोई प्रश्न पूछने पर वह चौंक सा जाता था। पुस्तक उठाते समय अचानक रीना का हाथ उसके हाथ से छू गया। अभय सिहर उठा। रीना ने जाना आज मास्टर साहब का मन पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह बोली, मास्टर साहब, आज आप किस गहरी चिंता में हैं? रहने दीजिए, कल पढ़ाइएगा। पुस्तकें समेटकर उसने एक तरफ रख दी। ठीक कहती हो रीना, सचमुच आज मेरा जी पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लग रहा है। कल पढ़ाऊँगा। प्रोफेसर साहब हैं क्या? अभय ने पकड़े जाते देखकर कहा। रीना ने भीतर से आकर पान रखते हुए कहा, पिताजी कहीं गए हैं, अभी आते ही होंगे। अभय एक बार साहस करके रीना से विवाह के बारे में सम्मति लेना चाहता था, किंतु साहस न कर सका। उसने अनायास ही रीना से प्रश्न किया, अच्छा रीना, तुमने भविष्य में अपने लिए क्या निश्चय किया है? अभी मैं क्या निश्चय करूँगी? पिताजी तो हैं ही, परंतु फिर भी इतना निश्चय है कि मेरा जीवन यात्रा एक हिंदू नारी के उच्चतम आदर्श को लेकर ही प्रारंभ होगी। अभय ने संतोष की एक सांस ली। प्रोफेसर साहब आए नहीं, काफ़ी देर हो गई थी, अतएव वह चल पड़ा। फाटक पर ही मनमोहन से उसकी मुलाकात हो गई। अभय ने उसे अंदर जाने से रोककर यह कहते हुए कि उसे किसी गूढ़ विषय पर मनमोहन से परामर्श करना है, घसीट कर अपने साथ ले लिया। दोनों अपने कमरे में जा बैठे। अभय ने कल से लेकर आज तक की सब घटनाएं मनमोहन कर सुना दी और साथ ही रीना से विवाह करने का अपना निश्चय भी। सारी बात हो जाने पर मनमोहन के मुख से केवल एक उत्साहपूर्वक शब्द न सुनकर अभय को कम आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मनमोहन की ओर देखा। उसका चेहरा स्याह पड़ा जा रहा था। अभय घबराकर बोला, क्या बात है मनमोहन? साफ साफ कहो, तुम्हें यह बात पसंद नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूँगा, उन्हें दूसरा वर खोज दूँगा। मनमोहन उत्तर ना दे सका। खाट पर चुपचाप लेट गया। अभय स्टोव जलाकर चाय तैयार करने लगा। चाय पीने के बाद कुछ संयम होकर मनमोहन बोला, तुम्हें इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ अभय, पर एक बात है, तुमने तो कर्तव्यवश रीना से विवाह करने का निश्चय किया है, किंतु मुझे मालूम होता है कि मैं रीना के बिना जी ही नहीं सकूँगा। मैं जो उस परिवार के साथ इतना समय व्यतीत करता हूँ वह मिसेस सेन और उसके बच्चों के लिए नहीं। रीना का आकर्षण मुझे वहाँ रोज़ खींच ले जाता है, किंतु तुमने मुझसे यह तो कभी नहीं कहा। कैसे कहता? अपनी दुर्बलता प्रकट करने में तो कभी कभी संकोच होता ही है। फिर तुम क्या चाहते हो? आखिर रीना को कैसे प्राप्त करते तुम? अभय ने प्रश्न किया। पहले तो मैंने सोचा
कि उसके माता पिता के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखता। यदि वे नहीं मानते तो रीना को जबरन अपने साथ भाग चलने के लिए तैयार करता। क्या तुम आशा करते हो कि रीना तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार होगी? कभी उससे प्रेम दर्शाया है? अभय ने ज़रा तेज़ होते हुए पूछा। प्रेम दर्शाने के लिए कभी अवसर ही ना मिला, पर अब सोचता हूँ कि यह भी शायद कर लेता था। और इन बातों को जाने दो। रीना के साथ तुम सुखी रहो अभय, यह मेरी कामना है। पर तुम दुखी बनाकर मैं सुखी नहीं रह सकूँगा। तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, अभय ने अधीर होते हुए कहा। अब उपाय ही क्या है? मनमोहन कह उठा। घबराओ नहीं मनमोहन, उपाय है। रीना के पिता से अभी मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें तुम्हारा नाम सुझा दूंगा। कहते हुए अभय ने गहरी सांस ली और पलंग पर जाकर चुपचाप लेट गया। सवेरे से अभय ने जिस सोने के संसार की रचना की थी वह एक हल्के से हवा के झोंके से गिरकर मिट्टी में बदल गया। दोनों बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। अचानक मनमोहन उठ बैठा और बोला, नहीं अभय, यह नहीं होगा। यदि तुम रीना को सचमुच प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे सुख के रास्ते में कांटा नहीं बनूंगा। अभय गंभीरता से बोला, रीना को मैं प्यार करता हूँ या नहीं, यह सवाल नहीं है। सच बात यह है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझ में कष्ट सहने की क्षमता है, तुम में नहीं। अंत में यही निश्चय हुआ कि अभय मनमोहन का नाम प्रोफेसर सेन को सुझाएगा। इसके बाद मनमोहन हल्की तबीयत से सो गया। रात भर तड़पता रहा वह खुद। सुबह चाय के समय दोनों फिर साथ बैठे। अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मनमोहन से कहा, मनमोहन, तुम्हारे लिए मैं रीना को त्याग करने में भी रीना को सहज ही नहीं भुला सकूंगा। यह मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इसलिए उचित यह है कि तुम्हारे विवाह के पहले ही मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। जाने से पहले मैं रीना को कुछ उपहार स्वरूप दे जाऊँगा। उसमें तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा ना? कुछ ठहर कर उसने फिर कहा, एक बात और मनमोहन, इसे भूलना मत। मैं तुम्हें अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखो, रीना को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने उसे कभी किसी तरह का भी कष्ट दिया है तो मैं मित्रता भूल जाऊँगा। तुमसे उसका बदला लिए बिना नहीं रहूँगा। और इस बात को मजाक ना समझना। यह बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। किंतु अभय, तुम्हें खोकर क्या रीना के साथ मैं सुखी रह सकूँगा? तुम्हारा अभाव तो मुझे कदम कदम पर महसूस होगा और हर जिंदगी भर खटकेगा। मनमोहन के स्वर में भर्राहट थी, पीड़ा का आभास था। कॉलेज के जीवन के बाद तो हमें अलग होना ही पड़ता। इसके लिए हृदय को दुर्बल ना बनाओ। पर एक बार तुम कहो कि रीना को कभी कष्ट नहीं दूंगा। अभय का गला भर्राया रहा था। अभय, मैं रीना को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मनमोहन आगे कुछ न कह सका, आंखें भर आई थीं। शाम को जाकर अभय ने प्रोफेसर सेन से रीना के लिए मनमोहन का नाम सुझाया। प्रोफेसर सेन के चेहरे पर प्रसन्नता ना दिख सकी, जिसकी आशा अभय को भी थी। साथ ही अभय ने कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटकर आ जाऊँगा। अभय वहाँ से उठकर रीना के पास आ गया। रीना पढ़ने की प्रतीक्षा में बैठी थी। अभय ने अपने को संभालते हुए कहा, रीना, मैं आज भी तुम्हें नहीं पढ़ा सकूँगा। मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कब लौटूँगा यह मुझे भी नहीं पता और मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें ध्यान से पढ़ना और समझना। आवाज़ में एक दर्द था, एक अनुग्रह था। रीना के सामने किताबों का ढेर लगाकर एक अंगूठी रीना की उंगली में पहनाते हुए कहा, इसे कभी उंगली से अलग न करना। मैं कहीं भी रहूं, इसमें मेरी आत्मा को संतोष होगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह तेज़ी से कमरे के बाहर हो गया। रीना उठकर आई। वह कुछ पूछना चाहती थी, पर तब तक साइकिल उठाकर अभय बहुत दूर तक जा चुका था। लौटकर रीना ने देखा, अंगूठी पर रीना गुदा हुआ था।
और किताबों पर सुंदर सुंदर अक्षरों में अभय की कलम से उसका नाम लिखा था। किताबें ऊंचे दर्जे के भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली थी। अभय का आज का व्यवहार भोली रीना समझ ना सकी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यदि एक बार भी वह अभय की ओर आंख उठाकर देखती तो उसके हृदय का प्रचंड विषाद रीना की समझ में आ जाता, पर रीना में इतनी समझ कहाँ थी। रीना इसी चिंता में उदास बैठी थी कि मनमोहन सामने से आ गया। रीना का जी कुछ हल्का हुआ। उसने सोचा, इनसे अभय के बारे में कुछ जान सकूंगी। आते ही पूछा, क्या आप लोग घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात अभी नहीं है, कहते हुए मनमोहन अपनी जगह पर बैठ गया। किसने कहा तुमसे? उसने रीना से प्रश्न किया। रीना बेचारी क्या कहती, चुप रह गई। कुछ क्षण बाद बोली, परीक्षा हो गई इसलिए पूछा था। हम लोग कब जाएंगे यह तो अभय तय करेगा, मनमोहन ने कहा, और जाने से पहले तुमसे कह कर जाएंगे। इतना कहकर वह कुछ मुस्कुराया। रीना आगे कुछ न कह सकी और चुपचाप बैठी रही। मिसेस सेन ने चाय के लिए सबको बुला लिया। उस दिन मनमोहन ने बहुत देर तक मिसेस सेन के बंगले पर अभय की प्रतीक्षा की। प्रोफेसर साहब के आने पर ही उसे मालूम हुआ कि अभय आकर चला गया है। घबराकर मनमोहन अपने निवास स्थान की ओर भागा और तेज़ी से वहां पहुंचा। उसे संदेह होने लगा कि शायद वह अभय से अब कभी भी मिल नहीं पाएगा। संदेह सच निकला। कमरा खाली था। मेज़ पर एक लिफाफा पड़ा था। झपट कर मनमोहन ने उसे उठा लिया। देखा, लिखावट अभय की ही थी। सांस रोककर उसने पढ़ना शुरू किया। भाई मनमोहन, जा रहा हूँ। जाते समय तुमसे ना मिल सका, इससे मुझे दुख है। मेरी चिंता ना करना, मैं सदा तुम्हारा मित्र हूँ और रहूँगा। रीना की रक्षा भी भली भांति करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होने देना। तुम्हारा अपना। अभय का पत्र समाप्त होते ही मनमोहन को ऐसा लगा कि वह खड़ा ना रह सकेगा। वह खाट पर गिर पड़ा और बालकों की भांति फूट फूट कर रोने लगा। न जाने कितनी देर तक वह रोता रहा। बार बार उसके मस्तिष्क में यही प्रश्न उठता रहा, रीना के लिए उसे कितना गहरा मूल्य चुकाना पड़ा है। उसका बचपन का साथी, छात्र जीवन की अंतिम घड़ियों का साथी, उसका बाल बंधु अभय आज उसे अकेला छोड़कर कहीं चला गया है और उसे पता भी नहीं कि वह कहाँ गया है। आज ही समझ पाया कि वह अभय को कितना प्यार करता था। न जाने किस अशुभ घड़ी में वह प्रोफेसर सेन के घर गया था। वहाँ रीना रूपी दीवार आकर दोनों मित्रों के बीच में खड़ी हो गई। वे इस प्रकार एक अनिश्चित अनजाने समय के लिए अलग हो गए। अगर उसे अभी अभय मिल जाए तो वह अभय से कह दे, छोड़ो यह सब, रीना का अब ध्यान भी नहीं करेंगे हम लोग, अब तक जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। रीना क्या, संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगी। किंतु ये विचार केवल विचार ही रह गए। जिस समय दुखित होकर मनमोहन इस प्रकार रो रहा था, उस समय अभय का विषाद से ओतप्रोत शरीर रेल पर बैठा हवा के साथ उड़ा जा रहा था। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, अभय कुछ भी नहीं जानता था। वह तो केवल मनमोहन से दूर, बहुत दूर जाना चाहता था ताकि फिर यहाँ वापस ना आ सके। रीना से दूर किसी अनिश्चित स्थान पर जा रहा था। जब तक वह अपने हृदय की सारी दुर्बलताओं को धोकर बहा न देगा, तब तक अभय ना तो रीना से मिलेगा और ना ही मनमोहन से। मनमोहन उसका मित्र है, रीना मनमोहन की पत्नी। अभय दोनों की मंगल कामना करता है। रीना और मनमोहन के विवाह को काफ़ी वर्ष बीत गए और आज पूरे 5 साल हो गए। रीना अब 2 संतानों की माँ है। पहला लड़का 3.5 साल का और दूसरा 1.5 साल का है। पिछले साल से इस छोटे से परिवार पर बड़ा ही भीषण आर्थिक संकट उपस्थित हो गया है। विवाह के समय मनमोहन को दहेज के तौर पर 10,000 रुपये प्रोफेसर सेन से मिले थे, साथ ही रहने के लिए एक बंगला भी। किंतु पास में रुपया होने और
कोई रोक टोक न होने के कारण फिजूल खर्ची होने लगी, जैसा कि उसका स्वभाव था। मनमोहन की आदतें और भी बिगड़ गईं। परिणाम यह हुआ कि 5 साल में 5 रुपए भी शेष न रह सके। ईसाई मत की बेटी से विवाह करने के कारण परिवार वालों ने मनमोहन का बहिष्कार कर दिया था। उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। इधर 2 साल हुए, प्रोफेसर सेन ने भी इस संसार को छोड़ दिया। मिसेस सेन ने एक एंग्लो इंडियन से पुनर्विवाह कर लिया था, इसलिए मनमोहन को आर्थिक सहायता कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। रीना के जेवर, कीमती उपहारों को बेच कर किसी प्रकार घर का काम चल रहा था। पहले प्रोफेसर सेन के और रीना के बहुत आग्रह करने पर भी मनमोहन वकालत करने को तैयार नहीं हुआ था। अब मुश्किल थी फीस की। 150 रुपये कहाँ से लाए वो, और नौकरी के लिए भी बहुत कोशिश की, पर कहीं ऐसी नौकरी नहीं मिली जिसे वह अपनी मर्यादा के योग्य समझता। इस बीच उसने दुर्व्यसन भी बढ़ गए थे। उसे शराब से वैसे भी घृणा ना थी। अब ज्यों ज्यों दुर्दिन आते गए, त्यों त्यों मध्य प्रेम बढ़ता गया। आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ शराब पीने की सहूलियत बढ़ती गई। पहले वह केवल रात को ही पीता था, अब तो 24 घंटे में से 1 घंटा भी ऐसा न था जो शराब पीने के लिए उपयुक्त ना हो। हालत तो यहाँ तक बिगड़ी कि घर में स्त्री और बच्चों को भोजन की व्यवस्था के पहले उसे बोतल की चाह लगी रहती थी। वह पूरा दिन यही सोचता कि मैं शराब कैसे मंगाऊं। कभी कभी दिन और रात वह न जाने कहाँ बिता देता और घर आने पर रीना से रुपयों की फरमाइश करता। बात फरमाइश पर ही समाप्त न हो जाती, मारपीट, गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई थी और उसका बुरा व्यवहार शुरू हो गया था। लज्जा के मारे रीना कुछ बोलती ना थी। जब तक गहने या कोई बेचने वाला सामान उसके पास रहा, तब तक वह चुपचाप देती रही, पर अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। रीना ने सोचा कि कुछ रुपए किराए के मांग लूं, पर जब खबर भेजी तो पता चला किराया मनमोहन पहले ही ले चुका है और उसे भी शराब में उड़ा चुका है। उधर अभय एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर हो गया था। इधर कई दिनों से उसकी अंतरात्मा अपने मित्र मनमोहन और रीना से मिलने के लिए अकुला रही थी। वह अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा चुका था, अतएव वह एक बिछड़े हुओं से मिलने चल पड़ा। मोटर से ही यात्रा करने का निश्चय किया। विवाह से पहले जो बंगला प्रोफेसर सेन रीमा को देने वाले थे, वहां पहुंच गया। लोगों से उसे पता ज्ञात हो गया। उसने सोचा कि बिना सूचना दिए चुपके चुपके जाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दूंगा। चोरों की तरह जीने से चढ़कर जब अभय ऊपर पहुंचा तो देखा कि छज्जे पर दोनों बच्चे बैठे हैं। दहली पर जीने की तरफ पीठ किए रीना बैठी है। सामने थोड़े से भुने हुए चने पड़े हैं, उन्हें छील छील कर बच्चों को खिला रही है। अभय स्तब्ध सा खड़ा रह गया। यह वही रीना है और वह मेरे मनमोहन का निवास स्थान है। फिर उसने सोचा, मैंने गलती तो नहीं की है। इतने में ही रीना ने जो पीछे देखा तो खड़ी हो गई। स्वाभाविक हंसी के साथ बोलिए, मास्टर साहब आप हैं, आइए। बहुत दिनों के बाद हम लोगों की याद आई। कुर्सी पर बैठते हुए अभय ने पूछा, मनमोहन कहाँ है? रीना क्या जवाब दे, उसका चेहरा उतर सा गया। अपनी फटी धोती संभालती हुई बोली, बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। ठहर कर उसने कहा, हाँ देखिए, मैंने आपकी अंगूठी कभी उंगली से नहीं निकाली है, फिर भी आप हम लोगों को भूल गए। अभय ने पूछा, ये बच्चे तुम्हारे हैं? उसने सरसरी तौर से मकान के चारों ओर नज़र डाली। मकान का पुराना वैभव जहाँ तहाँ अब मरणोन्मुख अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहा था। भीषण दरिद्रता इन सब का उपहास करती हुई अट्टहास कर रही थी। इसी समय छोटे बच्चे के सामने का छिला हुआ चना खत्म हो गया और वह भूख के मारे चिल्लाने लगा। रीना चने छील छील कर उसे फिर से खिलाने लगी। बच्चे ने चने फेंक दिए और दूध मांगा। रीना आश्वासन दे सकी, दूध नहीं है।
बच्चा मचल पड़ा। बड़े लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, माँ को तंग ना करो, दूध नहीं है। अभय परिस्थिति समझ चुका था और जब उसने यह करुण दृश्य देखा तो अभी आधे घंटे में आता हूँ कहकर वह तेज़ी से सीढ़ी उतर बाजार की ओर चुपचाप बढ़ गया। अभय के जाने के कुछ समय पश्चात ही मनमोहन आया, शराब में झूमता हुआ उन्मुक्त। उसने रीना से खाना मांगा। बेचारी रीना क्या देती, घर में कुछ था ही नहीं। विवेक तो दूर ही रहा, पर बुद्धि भी नशे में चूर हो जाती है। मनमोहन ने आँव देखा न ताव पास ही रखी कैंची उठाकर रीना को दे मारी। कैंची सीधा रीना के सिर में जोर से लगी। खून की धारा बह चली। मनमोहन खाट पर गिरकर बड़बड़ाने लगा, दरिद्री घर की है ना, चने को खाने को देती है। मैं कोई घोड़ा हूँ जो चने खाऊंगा? उन्मुक्त मनमोहन क्या जाने कि वे चने भी रीना ने अपने 2 लालों की भूख शांत करने के लिए उधार लिए थे। अभय ने आकर दूसरा ही दृश्य देखा। खून से सनी रीना बड़े बच्चे का हाथ पकड़े और छोटे को गोद में लिए एक तरफ खड़ी है। मनमोहन आंखें बंद किए खाट पर पड़ा बड़बड़ा रहा है। मिठाई और फलों की टोकरी अभय ने फर्श पर रखी। आवाज़ सुनकर मनमोहन ने आंखें खोली। अभय को देखते ही वह गुस्से में फट पड़ा। ओह, तुम तो अभय हो, तुम्ही ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। चोरी से मिलने आते हो, शर्म लगती है मेरे सामने आने में। अभय ने देखा कि मनमोहन होश में नहीं है। वह कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। आंखें आग उगल रही हैं। वह सामने से हट गया। मनमोहन ने बाज की तरह झपटकर अभय का गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, उसकी तो खोपड़ी फोड़ दी है और अब तुम्हें भी मज़ा चखाए देता हूँ। अभय ने किसी तरह अपने को उसके पंजे से छुड़ाया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मनमोहन, बात तो सुनो, उसने भारी आवाज़ में कहा। घायल शेर की भांति मनमोहन बोला, बात पीछे होगी, पहले यह लो, खाने भर को, कहकर उसकी ओर झपटा। अभय सामने से हट गया। और फिर क्या हुआ? मनमोहन आवेग और नशे में अपने को संभाल ना सका। छज्जे से नीचे वह सड़क पर जा गिरा। उसका सिर फट गया। बेहोश मनमोहन को उठाकर अभय और कुछ पड़ोसी ऊपर ले आए। 6 घंटे के उपचार के बाद मनमोहन होश में आया। नशा काफूर हो चला था। अभय को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अभय, वह धीरे से बोला, मेरे दोस्त, क्षमा करो, गरीब रीना को मैंने बहुत सताया है। मनमोहन ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखें क्षमा की प्रार्थना कर रही थीं। अभय कुछ न कह सका। आंखें भर आई। मनमोहन ने अपने पुराने प्रेम में घुलकर कहा, छी अभय, रो मत, मेरा तो अंत ऐसा ही होने वाला था। शराब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और सब कुछ समझता हुआ भी मैं शराब पीना ना छोड़ सका। अभय, थोड़ी ब्रांडी पिलाओ ना यार, अगर कहीं से ला सको तो। मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। मुझे तुमसे बहुत सी सारी बातें कहनी हैं। रीना ने मनमोहन को थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई। मनमोहन ने रीना का हाथ पकड़ लिया। रीना का ज़मीन में गड़ सी गई। उसने कहना शुरू किया, अभय, मेरे भाई, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि रीना को कोई कष्ट न होने पाए, परंतु मैं तुम्हारे अनुरोध की रक्षा ना कर सका। आज मैं तुम्हें अपने दोनों बच्चे और रीना को सौंपता हूँ। इन्होंने जीवन में कष्ट का अनुभव किया है। इन्हें किसी प्रकार का कष्ट अब बिल्कुल नहीं होने देना। विश्वास दिलाओ, मैं शांति से मर सकूँगा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। वह स्थिर दृष्टि से अभय की ओर देख रहा था। अभय अपने आप को संभाल न सका। मनमोहन की छाती से चिपट कर रो पड़ा। मनमोहन, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं अकेले नहीं जी पाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकूँगा, उसने सिसकते हुए कहा। मनमोहन की आंखें छलछला रही थी। जीना पड़ेगा तुम्हें अभय, मेरे बच्चों के लिए और मेरी रीना के लिए।
मनमोहन आगे कुछ न कह सका। पथराई हुई आंखों से गंगा बह निकली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।